नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के महंत और देश भर के संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर खलबली सी है। ये इसलिए है कि हजारों करोड़ की जायदाद वाले मठ और संतों के मुखिया ने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हो गई, ये सवाल अभी तक साफ नहीं है। कारण ये है कि जिन स्थितियों में मौत हुई, जिस तरीके से मौत हुई, उसके पहले जो कुछ चल रहा था और उसके बाद जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब मामले को पेचीदा बना रहे हैं। लेकिन हर एक कड़ी को अगर आप सुलझा कर रखें और उसको एक दूसरे से जोड़ें तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच नकाब से झांकने लगता है। इसी आधार पर इंडिया न्यूज लगातार ये कह रहा है कि मामला हत्या का ज्यादा दिख रहा है और जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनसे कहीं और अधिक ताकतवर लोग पर्दे के पीछे हैं। ये मामला सिर्फ एक संत की मौत का नहीं है, बल्कि मठों, मंदिरों, धर्मशालाओं और बेहिसाब जायदाद के कारण चलने वाले खतरनाक और अधर्म युद्ध का सबसे बड़ा सबूत है। ये चलिए घटनाएं समझते हैं और गुत्थियों को सुलझाते हैं। 20 सितंबर 2021 की ये तस्वीर आपके सामने है। महंत नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा है। कमरे के अंदर पुलिस वाले और मठ के लोग हैं। ऊपर पंखा चल रहा है। उसकी रॉड जो छत से लगी है उससे नायलॉन की रस्सी बंधी है। इस रस्सी का दूसरा टुकड़ा टेबल पर पड़ा है और तीसरा हिस्सा नरेंद्र गिरी की गर्दन में है। पुलिस वाला दरवाजा तोड़ने वाले से सवाल कर रहा है। फोरेंसिक आ रही ना, आप फोटो लिए, फोटो सब लोग सब तरफ से वो लीजिए, ऊपर लीजिए। फैन चल रहा था, फैन नहीं, जब खुला है तो फैन चल नहीं रहा होगा ना। कौन खोला? खोला कौन है? कैसे? हम निकले बाहर। हाँ? फिर फोन लगाए, फोन बंद था। हाँ? तो फिर 2-3 बार खटखटाए, फिर बात चल। हाँ? हाँ, तब एक बार खटखटाने में हमेशा खोल देते। हाँ, 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 हाँ। फिर नहीं खोले, फिर दरवाजे तोड़े, फिर देखे वही लटके थे। तो तुमको उतारना नहीं चाहिए था, तुम लोग तुरंत खबर करना चाहिए था। टोए तो ठंडा हो गए थे तो बुलाना चाहिए था ना तुरंत। नहीं, तुम लोग उतार दिए, कहीं उतार दिए हैं। अभी इसी कमरे में रहते हैं। एफआईआर कहती है कि जब शाम 5 बजे के आसपास नरेंद्र गिरी ने दरवाजा नहीं खोला तो सुमित तिवारी, सर्वेश कुमार द्विवेदी और धनंजय दरवाजा तोड़े। इन लोगों के मुताबिक नरेंद्र गिरी पंखे से झूल रहे थे। आनंद फानन में रस्सी काटकर उनको उतारा गया। अब उस दिन महाराज जी को 5 बजे लगभग मंदिर जाना था, तो महाराज जी के मोबाइल में फोन किया गया, फोन नहीं उठा। उसके बाद हल्का सा दरवाजा खटखटाया गया, तब भी नहीं खुला। तो आगे वाला दरवाजा खींच के, जाली वाला खींचा गया तो ऊपर से सटक गया। फिर धक्का दिया गया तो दरवाजा अंदर का जो कुंडी थी वो खुल गई। आपने दिया? 2-3 कई लोग थे। आप भी थे? हाँ, हम भी थे, कई लोग थे विद्यार्थी आश्रम के। तो धक्का दिए तो महाराज जी को पंखे से रस्सी द्वारा लटकते मिले। फिर आगे क्या हुआ? सब रस्सी काट करके उन्हें नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद तत्काल फोन किया गया पुलिस प्रशासन को। फिर थोड़ी देर में पुलिस आ गई। रस्सी के 3 टुकड़े कैसे? अब रस्सी के 3 टुकड़े कैसे हुए हमें नहीं मालूम। अच्छा, जब आप एक वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा है कि पंखा चल रहा है, नीचे महंत जी की लाश पड़ी हुई है, तो ये कैसे पंखा कैसे चला? पंखा भड़बड़ाहट में वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, किसी का हाथ पड़ गया हो गया पंखा चलाने के लिए, उजाले के लिए या किसी के लिए पंखा चल गया होगा और उस साथ सारी लाइटें जल गई होंगी। बस लास्ट मेरे 2 सवाल बता दीजिए कि वो कितने बजे रूम में गए थे और कितने बजे दरवाजा तोड़ा गया? लगभग कुछ पता हो कितने बजे रूम में गए? भोजन करने के बाद वो रूम में गए थे। अंदाजा कुछ? अंदाजा लगभग 12-12:30 होगा, क्योंकि 11:30-12 बजे। शक कितने बजे हुआ कि अंदर दरवाजा खुल नहीं रहा है या क्या कुछ? लगभग 5 बजे हम लोगों को शक हुआ तो 10-15-20 मिनट हम लोग अपना खटखटाए, बाद में दरवाजा धक्का देकर तोड़ा। रस्सी के 3 टुकड़े कैसे हो गए इन लोगों को नहीं पता है। पंखा किसने ऑन किया या पहले से ऑन था यह भी नहीं पता है। ऑन पंखे से रस्सी बांधी तो जा नहीं सकती है। इसी कमरे में सल्फास की गोलियों की डिब्बी भी मिली जो सील्ड थी, बंद थी। अब आगे सुनिए। 72 साल के नरेंद्र गिरी गठिया के मरीज थे। चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत थी। ऐसे में बिस्तर के ऊपर कुर्सी लगाकर उस पर चढ़कर छत के पंखे की जो छत से लगी रॉड है उससे रस्सी बांधकर, और छत देखिए कितनी ऊंची है, वहां से उन्होंने खुद को लटका लिया। ये मानना भी मुश्किल है। इस कमरे में नरेंद्र गिरी के आने का समय देखिए, दोपहर 12:30 बजे के आसपास। नहा लिए थे, पूजा कर ली थी, त्रिपुंड चंदन लगा लिया था, खाना भी खा लिया था और उनकी बात व्यवहार भी आम दिनों की तरह ही थी। ऐसी स्थिति में किसी आदमी के फांसी लगा लेने, जीवन लीला खत्म कर देने की बात मान लेना
बहुत मुश्किल है। अगर कोई आदमी मरने की सोच चुका है तो मौत की सोच ही इतनी भयावह होती है कि इंसान की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वह सामान्य नहीं रहता है। बहुत परेशान और मुसीबत के मारे लोग रात के सन्नाटे में, गहरे अंधेरे में और साथ के घेरे में खुदकुशी तो करते हैं, लेकिन दिन दोपहर कोई ऐसे जान देगा, यह बात बहुत असामान्य सी है। अब अगली बात पर आइए। ये वो कमरा है जिसमें नरेंद्र गिरी आगंतुकों से मिला करते थे। ये उनके सोने का या आराम करने का कमरा नहीं था। आमतौर पर लोग उस कमरे या घर के हिस्से में जाते हैं जहां वे रहते सोते हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के साथ ये बात भी अलग थी। यानी कि चलते पंखे से रस्सी का बांधा जाना, रस्सी के 3 टुकड़े का होना, गठिया के मरीज का खुद से इतनी ऊंचाई से लटक जाना, सल्फास की गोलियों की डिब्बी का सील होना, सुबह से दोपहर तक की दिनचर्या को सामान्य रूप से करने के बाद कमरे में आना, उस कमरे में जहां कभी कभारी वो आया करते थे, ये सब कुछ अपने आप में सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल इसी कमरे में पड़ा हुआ था और वो है महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट। इस सुसाइड नोट को सबसे पहले देश के सामने इंडिया न्यूज ने रखा। तो ये देखिए आप, बिल्कुल ये देखिए गिरी किस तरीके से लिखा गया, बिल्कुल इसी एंगल पे रहिएगा। अब मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा। इसमें आप देखिए गिरी किस तरीके से लिखा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल अलग है सिग्नेचर, ये बिल्कुल अलग सिग्नेचर। इंडिया न्यूज ने बताया कि सुसाइड नोट नहीं बल्कि हत्या का सबूत है। इंडिया न्यूज ने ही यह मांग की कि जितने झोल और झमेले इस मामले में हैं, उस लिहाज से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसी रात यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। मगर क्या है ये सो कॉल्ड सुसाइड नोट, इसको फिर से देखिए। सुसाइड नोट का पेज नंबर 1 और उस पर दस्तखत, और ये दूसरे पन्ने का दस्तखत। तीसरे और चौथे पन्ने पर जो सिग्नेचर है उसको भी देखिए। क्या कोई भी सिग्नेचर एक दूसरे से मिलता हुआ आपको लगता है? अभी आप कागज कलम उठाइए, अपने 8-10 सिग्नेचर मारिए और देखिए कि कितना अंतर आता है आपके अपने किए हुए सिग्नेचर में। क्या इतना आता है? अब 5, 6, 7, 8 नंबर के जो पन्ने हैं उन पर जो दस्तखत है नरेंद्र गिरी के नाम के, उनको भी देखिए। नरेंद्र गिरी अगर दोनों छोटी ई की मात्रा है नाम में, तो किसी दूसरे दस्तखत में बड़ी ई की मात्रा है। कहीं महंत पूरा लिखा जाता है तो कहीं सिर्फ म लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों है? आगे के पन्नों में कुछ दस्तखत तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जब 26 मई 2021 को सुलह हुई थी, तो उस समय समझौता पत्र पर नरेंद्र गिरी ने जो दस्तखत किया था वो आपके सामने है। इसके आधार पर कथित सुसाइड नोट के दस्तखत को आप जांचेंगे, परखेंगे और सच सामने आता हुआ आपको लगेगा। जो लोग महंत नरेंद्र गिरी को जानते हैं उनका दावा है कि उनके ये दस्तखत नहीं है और ना ही वो इतना कुछ लिख सकते थे। वे किसी तरह से सिग्नेचर करके अपना काम चला लिया करते थे। नरेंद्र गिरी जो महाराज थे, हमारे जो भारतीय अखाड़ा परिषद उसके अध्यक्ष भी थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो। हमारे यहाँ स्कूली पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है कि उपनिषदों की होती है तो उसके लिए ये नहीं है कि हम कोई बीए करें या कोई डिग्री लें, उसकी जरूरत नहीं है। तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लिखना उन्हें नहीं आता था। ज़्यादातर यहाँ मठ के जो हमारे सन्यासी रहते हैं उनसे जब बात हुई थी, आज हम आए थे, तो सबने यही कहा कि ये राइटिंग उनकी नहीं है और वो कभी भी कोई पत्र कभी किसी को लिखते नहीं थे। वो ऑर्डर करते थे, उनके साथ लोग रहते थे, उन्हें बताते थे कि भाई ये पत्र लिखना है और वो साइन कर देते, पढ़ के सुनते थे और फिर साइन कर लेते थे। सच्चाई यह है कि प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव छतौना से ली थी। 6 से लेकर के हाई स्कूल तक उन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमीपुर गिरदकोट से किया था और इंटरमीडिएट की 11वीं क्लास और 12th क्लास उन्होंने गोमती कॉलेज से किया था, जहां से वे फेल हुए थे। उसके 12वीं पास नहीं? 12वीं पास नहीं है। बैंक में वो नौकरी कर चुके थे, क्लर्क की नौकरी, ये कितनी सच्चाई? ये सही नहीं है। वे बैंक में नहीं थे बल्कि एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी थी, उसमें थे। अब इसी सुसाइड नोट के कुछ और पोल खोलने वाले सच देखिए। कई जगहों पर आपको ये कटा हुआ मिलेगा और जो हिस्सा काटा गया है उसकी स्याही भी अलग है और इसमें 13 सितंबर की तारीख को भी काटा गया है।
यानी कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने 13 सितंबर को लिखा होगा और आत्महत्या उन्होंने 20 सितंबर को की। यानी कि 7 दिन तक सुसाइड नोट तैयार कर खुदकुशी के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। ऐसा है तो एक तस्वीर देखना बहुत जरूरी है और ये 19 सितंबर की तस्वीर है, यानी कथित सुसाइड से 24 घंटे पहले की, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने गए थे। महंत नरेंद्र गिरी आवभगत करते हुए देखे जा रहे हैं, बातचीत भी उन्होंने की और खुशीमंद विदा भी किया। जो आदमी सुसाइड नोट रखकर मरने की तैयारी में हो, उसका आचार व्यवहार ऐसा होगा, ये मानने वाला, दिमाग और बुद्धि से काम लेने वाला आदमी तो नहीं होगा। जो लोग उनको जानते हैं वे वही कह रहे हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर फांसी लगाने का प्लान करेगा, सुसाइड करने का करेगा तो 2 मिनट में कर लेगा। वो 10 दिन से प्लान नहीं बनाएगा कि बारात थोड़ी जा रहा है कि आज कपड़ा साफ करेंगे तो कल मोजा साफ करेंगे तो परसों जूता साफ करेंगे फिर तब उससे जाएंगे। ऐसा नहीं करेगा। वो अगर बनाएगा तो सुसाइड, आप भी आदमी हैं, आप भी समझें कि सुसाइड वाला आदमी जो है केवल 2 मिनट या 5 मिनट अधिकतम, और टल गया तो फिर वो सुसाइड नहीं करेगा कभी। 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। रही बात सुरक्षा की, तो नरेंद्र गिरी जी को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के साथ साथ यूपी उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मुहैया कराए गए थे जो उनकी सुरक्षा करते थे, इसलिए सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था, लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है और किसी को फंसाने के लिए भी हो सकता है। इस बात की जांच आवश्यक है। नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है? क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था, जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया। कुछ चीजें गौर करने वाली हैं और मुझे लगता है कि सीबीआई भी इस पर नजर रखेगी। 2 बातों को आपके सामने रख रहा हूं और दोनों बातें सुसाइड नोट से उठाई हुई हैं। 13 सितंबर 2021 जिसे काटकर 20 सितंबर कर दिया गया। कोई भी पूछेगा कि जब 20 को खुदकुशी की तो 13 तारीख को सुसाइड नोट क्यों बना रहे थे? इसी की काट के लिए सुसाइड नोट में एक लाइन जोड़ी गई कि मैं तो आनंद, आद्यानाथ और संदीप से परेशान होकर 13 तारीख को ही आत्महत्या करने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। तो फिर 20 को हिम्मत कहां से आ गई? कथित सुसाइड नोट में लिखा गया है कि आज यानी कि 20 सितंबर 2021 को जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं गरिमामय पद है। समझिए, 20 सितंबर को नरेंद्र गिरी को पता चला कि किसी महिला के साथ उनकी अश्लील फोटो आनंद गिरी वायरल करने वाला है। तब खुदकुशी के लिए वे आमादा हो गए। तो फिर 13 तारीख को किस कारण से वो खुदकुशी करने जा रहे थे? उस दिन तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि फोटो वायरल होने वाली है। सिर्फ कहे सुने या धमकी पर इतना बड़ा संत जिसकी सरकार में अच्छी पूछ परख है मरने जा रहा था। आपको ये बात पच रही है? तो फिर सुसाइड नोट पर 13 तारीख क्यों डाली गई थी? हो तो ये भी सकता है कि नरेंद्र गिरी को मारने का प्लान 13 सितंबर को ही बना हो और बाघंबरी गद्दी के लेटर हेड पर कथित सुसाइड नोट तैयार कर दिया गया। लेकिन किसी कारण से नरेंद्र गिरी बच गए। बाद के लिए
लेटर हेड के नए पन्ने नहीं मिले हों तो पुराने वाले पर ही काट पीट करने वालों ने काट पीट कर दी हो तो ये भी सकता है ना। अब सुसाइड नोट के कुछ और हिस्सों को भी देखते हैं। पहले पेज में महंत नरेंद्र गिरी लिखते हैं, अगर उन्होंने लिखा है मैं तब की बात कर रहा हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी मठ बाघंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर लेटे हनुमान जी वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में और बगैर किसी दबाव में ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर सत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाया तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। यानी उनकी मौत के 3 जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी। यहां मैं आपको बता दूं कि बाघंबरी मठ का बहुत बड़ा मंदिर है लेटे हनुमान का मंदिर, इसको बड़े हनुमान का मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर के पुजारी हैं आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी हैं। थोड़ी देर के लिए इन तीनों की नजदीकियों को समझ लेते हैं। आनंद गिरी ने जब महंत नरेंद्र गिरी पर भरोसा अपना जीत लिया था और उनका सबसे करीबी बन गया था, उन दिनों लेटे हनुमान मंदिर या बड़े हनुमान मंदिर में पूजा और देखरेख की जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी। जाहिर है मंदिर के चढ़ावे और दान का हिसाब किताब भी वो रखने लगा था। यहीं से रसूखदार लोगों से उसके संबंध भी पनपने लगे। उन्हीं दिनों आनंद गिरी की दोस्ती संदीप तिवारी से हुई और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आनंद ने संदीप के पिता आद्या तिवारी को बड़े हनुमान मंदिर का पुजारी बनवा दिया। मंदिर की कमान संभालते संभालते आनंद गिरी को बाघंबरी गद्दी की करोड़ों की संपत्ति और पहले बेची जा चुकी जायदाद की जानकारी मिलने लगी। कहा जाता है कि यहीं से महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच खटपट शुरू हुई। इस समय आद्या तिवारी और संदीप तिवारी आनंद के वफादार हो गए। यानी कि तिकड़ी और नरेंद्र गिरी के बीच टकराव बाघंबरी गद्दी में काम करने वालों में आम हो गया, सबको पता था। अब सुसाइड नोट की तरफ लौटते हैं। इसमें आनंद, आद्या और संदीप का नाम बार बार आता है, जैसे महंत नरेंद्र गिरी के दिमाग में ये ही 3 नाम बसे हों। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला पुलिस से सीबीआई के पास आ गया है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी जो कह रहा था, उसके कहने का जो अंदाज है वो डर वाला नहीं है। वो आदमी जो किसी हत्या में, किसी साजिश में शामिल हो, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, उसका लहजा जैसा होता है वैसा आनंद का है नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। आनंद गिरी की सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो उसकी रंगीन मिजाजी, ऐश और ऐंठ की गवाही देती है, इसमें कोई शक नहीं। वो आदमी महंत नरेंद्र गिरी से लड़ रहा था, जायदाद की लड़ाई कर रहा था, उसका मठ और मंदिर में जाना नरेंद्र गिरी ने बंद कर दिया था, ये सब सही है। लेकिन शक इस बात का जताया जा रहा है कि आनंद गिरी के खराब व्यवहार और चरित्र की आड़ में कुछ और लोगों ने नरेंद्र गिरी से अपनी दुश्मनी साध ली हो। आद्या तिवारी और उसका बेटा भी महंत नरेंद्र गिरी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, ये बात वहां के लोगों को पता थी। इन दोनों का मंदिर पर कंट्रोल भी है, इसलिए यह भी हो सकता है कि इन दोनों को भी आनंद गिरी के साथ सुसाइड नोट में लपेट लिया गया। मैं ये सारी बातें शक की बिना पर कह रहा हूं कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा था। एक संत का मैं समझता हूँ 100 वर्ष में से घटना नहीं घटी, इसलिए गत 100 वर्षों में कहीं कोई साधु न मारा गया न मरा। ये घटना सिर्फ पैसे का खेल है। जहाँ पैसा अधिक होगा, पैसे का
अनुपयोग वहीं सब होगा। सब खेल पैसे का है। हम लोगों को बड़ी पीड़ा है कि संत का पैसेकरण हो गया, उनसे भी पैसे लोग पाते हैं। यहाँ नहीं हुआ, यानी मठ में नहीं, वहीं क्यों होगा? तो जहाँ पैसे का उन्हीं किसी से लाभ झगड़ा करें तो बड़ा दुखद पीड़ा बने। और हर संत को विचार करने से हमारे खुद और आश्रम में हम पैसा नहीं रखते, अकाउंट नहीं खोलते, पैसे नहीं होगा, काम चलता है। पर मेरे गुरु से 70 वर्ष हो गए, बिना पैसे रखे काम तो संत वही जहाँ बिना पैसे काम चले यार। इसी सुसाइड नोट में बलबीर गिरी का जिक्र आता है। ये बलबीर गिरी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या दिख रहे हैं, इनके बारे में लिखा गया है कि प्रिय बलबीर गिरी, ओम नमो नारायण। मैं तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन यानी कि मरने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बाघम्बरी गद्दी का महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, नाम सुनते रहेगा, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, विवेक कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भर द्विवेदी, सुमित तिवारी का ध्यान देना। जिस तरह से मेरे समय में रह रहे थे उसी तरह से तुम्हारे समय भी रहेंगे। इन सभी का ध्यान देना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मिलते हैं। अभी बहुत सारे राज सामने आने हैं, बहुत सारे सवालों की चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं बाघम्बरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर। ये पूरा सुसाइड नोट आप देखें तो एक वसीयतनामा लगता है। बलबीर गिरी के बारे में बताने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुसाइड नोट से अलग महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत 3 बार बनाई थी। पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बनाई और इसमें स्वामी बलबीर पुरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन बलबीर गिरी बाद में हिमालय में तपस्या करने चले गए और कई शहरों में घूमने लगे तो दूसरी वसीयत 29 अगस्त 2011 को बनाई गई। इसमें महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य और अभी के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन 2015 में बलबीर गिरी फिर मठ में आ गए, सेवा और प्रबंधन के काम में हाथ बटाने लगे। आनंद गिरी तब दुनिया के सैर पर निकल गए। उस पर विदेश में धर्म विरोधी काम में शामिल होने का आरोप भी लगा। इन्हीं सब के चलते महंत नरेंद्र गिरी ने 4 जून 2020 को तीसरी वसीयत बनाई और बलबीर गिरी को दोबारा से बाघम्बरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर का महंत घोषित कर दिया। बलबीर गिरी कानूनी रूप से उत्तराधिकारी हैं और वही ही रहेंगे। किसी पंच परमेश्वर या निरंजनी अखाड़ा के द्वारा तय नहीं किया जाएगा। मठ का इतिहास है, मठ का संविधान है, उस संविधान के तहत वसीयत के आधार पर ही उत्तराधिकारी तय किया जाता है। खुद महंत नरेंद्र गिरी अपने गुरु भगवान गिरी से वसीयत के आधार पर ही महंत बने। यही बलबीर गिरी नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सुसाइड नोट पर यह दावा कर रहे थे कि लिखावट उनके गुरुजी की ही है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। कोई भी विषय, आत्महत्या मनुष्य कब करता है? आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको लगता है कि ये बहुत, और ऐसा पर्सन कर रहा है जो आपके जीवन के बिल्कुल सम्मुख है, जो आपसे, जिससे आप बहुत स्नेह रखते, आपका बच्चा है, आपने बचपन से पाला। महाराज जी, कभी आपसे आपसे परेशानी, दिक्कत कभी उन्होंने शेयर किया कि हम बहुत परेशान हैं, दिक्कत में? इस तरीके की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। लेकिन जब इंडिया न्यूज ने सुसाइड नोट और नरेंद्र गिरी के दस्तखत पर संगीन सवाल उठाए तो बलबीर गिरी पलट गए। कहने लगे, मुझे नहीं पता ये गुरुजी की लिखावट है भी या नहीं। नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आप बलबीर गिरी की सोशल मीडिया पर चल रही फोटो देखें तो ये भी मानो मैचो मैन की तरह लगते हैं। मामला इतना ही नहीं है,
बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे महंत रामविलास वेदांती ने बलबीर गिरी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। सभी के बीच में बैठकर जो निर्णय हुआ कि जो लेटर सुसाइड मिला है वो नरेंद्र गिरी का हाथ का लिखा हुआ नहीं है, हस्ताक्षर भी उनका नहीं है। आश्चर्य है कि ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई कि जिसने आत्महत्या किया हो उसका फाटक कोई खोले, उसके शव को ऊपर से नीचे निकाले, रस्सी को 3 टुकड़ों में काटे। ये सब बनी बनाई घटनाएं हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की जांच दे दिया है। हम लोगों की मांग थी और मुझे ऐसा लगता है कि आश्रम के कुछ ऐसे लोग थे जो इस षड्यंत्र में मिले हुए थे, वहाँ का पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था, इसीलिए जो उनका सुरक्षागार्ड अजय सिंह था वो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि रात को गए अंदर और 3 बजे तक कोई देखा नहीं उनको, तो फाटक खुला तो अंदर सिकनी नहीं लगी हुई थी, जब देखा तो ऊपर लटके हुए थे। यानी शक और सवालों के घेरे में आनंद गिरी, आद्यानाथ तिवारी और संदीप तिवारी ही नहीं है, बलबीर गिरी भी है। मगर ये वारदात इतनी आसान भी नहीं है। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में जो पुलिस वाले थे और जिन बिल्डरों का उनके पास उठना बैठना था, सवाल तो उन पर भी उठाया जा रहा है। रामविलास वेदांती ने न सिर्फ बलबीर गिरी पर आरोप लगाए बल्कि उन्होंने पुलिस वालों पर भी साजिश करने का संदेह जताया। उनको क्यों निकाला बिना पुलिस सूचना दिए? और आश्चर्य ये है कि वहाँ का दरोगा नहीं आया, वहाँ का एसपी नहीं आया, सबसे पहले आईजी आ गए। इसलिए आईजी का भी नाम इसमें आ रहा है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं। इसलिए सीबीआई जांच जब होगी तो सब पता चल जाएगा। नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने वाले नहीं थे, उनकी हत्या की गई, उनका मर्डर किया गया। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि इसकी सीबीआई जांच हो और योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। रामविलास वेदांती आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि सीबीआई सही गुनाहगारों तक पहुंच जाएगी। सीबीआई की टीम ने उस दिन जिस रोज नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी, उनके कॉल डिटेल्स खंगाले। पता चला कि कुल 35 कॉल्स आई थी, जिनमें से 18 पर नरेंद्र गिरी ने बात की थी और बातचीत करने वालों में हरिद्वार के लोग और 2 बिल्डर शामिल थे। सीबीआई जाहिर है इसकी भी तहकीकात कर रही होगी। दरअसल प्रयागराज के अल्लाहपुर के जिस इलाके में बाघंबरी गद्दी मौजूद है, वहां आसपास की करीब आधे किलोमीटर की बेशकीमती जमीन बिल्डर और नेताओं को बेच दी गई थी। अब यही तस्वीर देखिए, महंत नरेंद्र गिरी अपने गनर अभिषेक मिश्रा की शादी में उस पर नोट उड़ा रहे हैं। ठीक है, पैसा है, गनर है, उससे स्नेह है तो लुटा रहे हैं, लेकिन इस अभिषेक मिश्रा के पास लग्जरी कार और करोड़ों के बंगले हैं। कहां से आए? कहा यह जा रहा है कि अभिषेक जौनपुर का नया बाहुबली बनना चाहता था, उसका जलवा चलता है और वो लाखों करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता। अब एक और गनर की कहानी सुनिए। नाम है अजय सिंह, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2004 से ये महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में लगा हुआ था। एक पुलिस वाला एक जगह पर 17 साल से है, उसका रसूख समझिए। और प्रयागराज में 90 लाख रुपए के 3 फ्लैट अभी तक इसके बताए जा रहे हैं। आगे और कितनी जायदाद सामने आएगी नहीं पता, लेकिन बाघंबरी मठ के भीतर जितने लोग महंत नरेंद्र गिरी के आसपास थे, सब के सब लूट खसोट मचाए हुए थे। अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बनाया गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। ये जो पूरी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई खूनी कहानी है, इसमें नेता भी हैं। जिन नेताओं ने महंत नरेंद्र गिरी से मठ की जमीन खरीदी, उनका नाम तो सामने आएगा ही, लेकिन मठ की जायदाद को लेकर नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में जो लड़ाई चल रही थी, उसे खत्म कराने और दोनों के बीच समझौता कराने में 2 नेता और एक पुलिस वाला शामिल थे।
कहा जा रहा है कि ये 3 लोग बीजेपी नेता सुशील मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा और आज की तारीख में मुरादाबाद में बतौर एएसपी तैनात ओपी पांडे थे। हम लोग तो मंदिर से जुड़े थे, मंदिर की बदनामी हो रही थी, मठ की बदनामी हो रही थी, महाराज जी की बदनामी हो रही थी, तो हम लोगों ने एक सार्थक प्रयास किया कि दोनों लोगों गुरु शिष्य को बैठा दें, आपस में समझौता हो जाए, ऐसा प्रयास किया हम लोगों ने। सुशील जी, कहाँ पे समझौता हुआ था और समझौते में कौन कौन से लोग शामिल? समझौता लखनऊ में हुआ था, क्योंकि आनंदगिरी जी महाराज जी भी नहीं चाहते तो इलाहाबाद मठ में आवे, तो एक बीच की जगह लखनऊ में हुआ। आनंदगिरी जी हरिद्वार से आए थे, महाराज जी यहाँ से गए थे, लखनऊ में समझौता हुआ। उनमें महाराज जी के एक शिष्य इंदु प्रकाश मिश्रा जी और एक और शिष्य हैं ओपी पांडे जी, जो पुलिस में अधिकारी हैं। सबके सामने सब लोग बाहर थे, महाराज जी लोग अंदर समझौता किए। फिर जब समझौते के बाद सब लोग आए, तब तक सारी वो वीडियो क्लिप और समझौता आपके सामने है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि महंत नरेंद्र गिरी के पास जायदाद कितनी थी। ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि वे बाघंबरी मठ के महंत तो थे ही, प्रयागराज के सबसे बड़े हनुमान मंदिर के सर्वे सर्वा थे और निरंजनी अखाड़े के सचिव और प्रमुख भी थे। ये अखाड़ा सबसे धनी अखाड़ों में माना जाता है। अब जायदाद का हिसाब करते हैं। सबसे पहले बाघंबरी मठ, ये करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसी परिसर में महंत विचारानंद संस्कृत कॉलेज है, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में संस्कृत, वेद और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है। मठ में गौशाला, खेत वगैरह भी हैं। इन सब की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा की आंकी जाती है। मुट्ठीगंज मोहल्ला में मठ का भवन है। लेटे हनुमान मंदिर का संचालन बाघंबरी गद्दी के जरिए होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ बेहिसाब चढ़ावा और दान आता है। मांडा में 100 बीघा और मिर्जापुर के महुआरी में भी 400 बीघे से ज्यादा की जमीन बाघंबरी गद्दी मठ की है। झांसी में भी 20 बीघा से ज्यादा जमीन के अलावा मंदिर, मठ और भवन है। ये करोड़ों की संपत्ति बनते हैं। शंकरगढ़ में 25 एकड़ जमीन है। कुछ जमीनों में सिलिका सैंड भी निकलता है। कौशाम्बी में भी 100 बीघे से ज्यादा जमीन मठ की है, जिस पर खेती की जाती है। मिर्जापुर के नैडी में 70 और सिगड़ा में 70 बीघा जमीन अखाड़े की है। इस तरह से आप देखें तो प्रयागराज और आसपास के जिलों में ही बाघंबरी गद्दी मठ की जायदाद 1000 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। अब जरा दूसरे राज्यों में चलिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की 250 बीघे जमीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। महाराष्ट्र के नासिक में भी 100 बीघा से अधिक जमीन, दर्जन भर आश्रम और मंदिर है। गुजरात के वडोदरा और राजस्थान के जयपुर, माउंट आबू में सैकड़ों एकड़ जमीन, दर्जन भर मंदिर और आश्रम। निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय हरिद्वार में है, लिहाजा वहां भी महंत नरेंद्र गिरी के अधीन आश्रम के अलावा जमीन भी है। नोएडा में भी बाघंबरी मठ से जुड़े आश्रम हैं। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में जो 1000 करोड़ की संपत्ति है, उसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में कई 100 करोड़ की और जायदाद निरंजनी अखाड़ा और बाघंबरी मठ की है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि पीछे के दिनों बिल्डरों से भी उनके संबंध थे। अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर उनको दानपत्र रजिस्ट्री में कोई बंगला प्राप्त हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महीनों अवसाद से घिरा रहता है पहले से ही, और उस अवसाद की परिस्थिति में वो कोई दान स्वीकार क्यों करेगा? जब वो मान बैठा कि इस दुनिया से हमें नष्ट हो जाना है, तो दान लेगा क्यों, किसके लिए लेगा? लिहाजा ये सब कुछ रहस्य के घेरे में है। जो दिख रहा है सच उतना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अभी दबा हुआ है। जिस अश्लील वीडियो या तस्वीर की बात कही जा रही है, आखिर वो कहाँ है? ओम नमो नारायण। अभी अभी मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अब इस षड्यंत्र में मुझे, जबकि कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है और कोई वीडियो में मैंने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा कि आप वहाँ खड़े हो जाओ, फिर भी इसका ब्लेम मुझ पे लगाया जा रहा है और उनके गुरुओं के द्वारा अब मुझे षड्यंत्र से फंसाने की साजिश की जा रही है। मेरे ही नंबर को अभी भी फर्जी नाम से रजिस्टर्ड करके और फर्जी नंबर से मेरी ही डीपी को लगा करके मेरे साथ ऐसा कोई अनैतिक कार्य करने की योजना बन रही है। हो सकता है कि कोई महिला को खरीद करके मेरे खिलाफ खड़ा करने का प्रयत्न करें। हो सकता है कि कोई महिला के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना ये लेकर के आए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने किया और भगवान की कृपा से मैं वेदाग बरी होकर आया हूँ। तो ऐसा कोई षड्यंत्र आने वाला है, ऐसा मुझे अंदेशा लग रहा है। मैंने
तमाम आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और जिन लोगों ने ये पोस्ट जैसी घटनाएं कर रहे हैं उन लड़कों के नाम और उनकी प्रोफाइल भी मैंने आला अधिकारियों के यहाँ पहुँचा दी है। क्या उसका डर दिखाकर महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, या फिर यह सब उस प्लॉट का हिस्सा है जो नरेंद्र गिरी की हत्या को सुसाइड में बदलने के लिए जोड़ा गया है? सवाल बहुत हैं, संगीन हैं। सीबीआई को उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, वो करेगी। यहां संत हैं, शिष्य हैं, ठेकेदार हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, नेता हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है और एक अजीब सी दुनिया है जिसके भीतर बहुत कुछ होता जा रहा था, लेकिन मठ, मंदिर, महंत के कारण वो समाज और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग पड़ा हुआ था। जांच को चलने दीजिए, पूछताछ होने दीजिए, सबूतों को निकलने दीजिए। जो असलियत सामने आएगी वो आज की तारीख में जितना कुछ दिख रहा है उसके मुकाबले कहीं बड़ी, चौंकाने वाली और अपराध की दुर्दांत कहानी होगी। इस कहानी पर इंडिया न्यूज की नजर है। परतें जैसे खुलती चली जाएंगी, राज सामने आते जाएंगे, चेहरे बेनकाब होते जाएंगे। हम आपको हर खबर देते चलेंगे। अर्धसत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।